नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैया योजना कार्यक्रम के द्वारा सीएम ने 56 लाख महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। पहली बार हर खाते में 2500 रुपये। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आज मैया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने योजना के तहत झारखंड के करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये सम्मान राशि ट्रांसफर की। खाते में पहली बार 2500 मिलने पर महिलाएं खुशी से झूम उठी। सभी ने अपनी अपनी जगहों से तख्तियां हिलाकर सीएम हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर जमकर आतिशबाजी की गई। राज्य भर के 56,61,791 लाभार्थियों के खाते में 1,415 करोड़ 44,77,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 500.81 करोड़, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 230.35 करोड़, वहीं पलामू प्रमंडल के 190.01 करोड़, वहीं संथाल परगना प्रमंडल के 320.87 करोड़ और कोल्हान प्रमंडल के 173.8 करोड़ शामिल है। झारखंड को विकसित राज्य बनाने का जिम्मा महिलाओं के कंधों पर, हेमंत सोरेन ने कहा। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित मैया सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत रौरे मन के जोहार के साथ की। उन्होंने राज्य भर से आई लाखों महिलाओं को नए साल की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला और पुरुष एक ही हल के दो बैल होते हैं। जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। इसलिए देश और राज्य के विकास की परिकल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर कतई नहीं की जा सकती है। सीएम ने कहा कि हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत बनी, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की महिलाओं में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता है। वहीं हेमंत सोरेन ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने विगत चुनाव में कमाल ही कर दिया। आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमने वादा किया था कि राज्य की आधी आबादी को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे, उनके सपनों को पूरा करने में हम मदद करेंगे। आपको स्वावलंबी बनाने का भी हमने संकल्प लिया था। इसी क्रम में आज हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आप पर घर और परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। इस ऐतिहासिक कदम के जरिए आप अब जो है राज्य के विकास का भी जिम्मा आपके कंधों पर डाला है। झारखंड को विकसित राज्य के पैदान में पहुंचाने में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी। परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। मॉडल प्रश्न पत्रों का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के स्वरूप को समझने में मदद करना है। इन पेपरों के माध्यम से छात्र यह जान सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनकी तैयारी के लिए उसी अनुसार योजना भी बना सकते हैं। मॉडल पेपर हल करना न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग को भी बेहतर बनाता है। ये मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है, जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट JACexamportal.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट JACexamportal.in पर जाएं। होम पेज पर परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लिंक पर क्लिक करें। अपनी कक्षा यानी कि 10वीं या 12वीं का चयन करें। इसके बाद जो है आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल में मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएंगे, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा भी कर दी है। परीक्षाएं 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 3 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। कक्षा 10 यानी कि मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं 11 फरवरी से आरंभ होकर 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जबकि मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी पेपर सुबह के सत्र में होंगे, जिनका समय सुबह 9:45 से दोपहर के 1 बजे तक निर्धारित है। वहीं परीक्षा का प्रारंभिक 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जिससे छात्रों को उत्तर लिखने के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकेंगे। वहीं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड और अन्य संबंधित जानकारी जल्द ही जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। झारखंड में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। पारा चढ़ने से ठंड में हल्की गिरावट। झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते राज्य के अधिकतर जिलों का पारा
चढ़ गया है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत महसूस की गई है। आप सबको बता दूं कि रविवार को रांची का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री की वृद्धि के साथ 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि कांके राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज सोमवार को आसमान में बादल छाए रहा और न्यूनतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हुई, जिससे ठंड कुछ कम रहा। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी कि 6 जनवरी को झारखंड के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल था। इसके बाद जो है 7 जनवरी से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान साफ होने के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी। अनुमान है कि 10 जनवरी तक रांची सहित अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे जा सकता है। आप सबको बता दूं कि कल यानी कि 7 जनवरी को सुबह हल्की धुंध के बाद आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 8 से 10 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा और सर्दी बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं हवा चलने से ठंड अधिक महसूस हो सकती है। वित्त मंत्री से मिले कांग्रेस के नेता रोहित, 9 वर्ष की दी शुभकामनाएं। कांग्रेस के नेता रोहित सिन्हा ने राज्य के वित्त राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं रोहित ने मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि इस राशि से राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंच रही है। कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्री द्वारा आगामी बजट लोक कल्याणकारी होने की घोषणा पर भी आभार जताया। कहा कि आपके निर्णय से हेमंत सरकार के जनता के प्रति किए गए वादे को पूरा करने के संकल्प को प्रदर्शित करती है। सीआईडी ने 8 जिलों के एसपी से मांगी अफीम की खेती नष्ट करने की रिपोर्ट। सीआईडी ने 8 जिलों के एसपी से कितनी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। सीआईडी के डीजी और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची, चतरा, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, लातेहार और खूंटी जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। सीआईडी के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान फसली वर्ष 2024-25 में अवैध अफीम की खेती से प्रभावित विभिन्न जिलों में विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने कहा है कि वह क्षेत्र जहां पूर्व में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की गई हो अथवा वर्तमान में किए जाने की संभावना हो, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उसकी विवरण उपलब्ध कराए जाए। कहा कि एनसीबी द्वारा हाई डेंसिटी इमेज उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आगामी दिनों में होने वाली संभावित अफीम की खेती को नष्ट किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार सभी 8 जिलों के एसपी अफीम की खेती को नष्ट करने की रिपोर्ट 7 जनवरी तक सीआईडी के आईजी को भेजेंगे। इसके बाद जो है डीजी 9 जनवरी को इससे संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे। पलामू में पांडे गिरोह के 2 अपराधियों की हत्या, घर में घुसकर मारी गोली। पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में शनिवार की रात पांडे गिरोह के 2 अपराधियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक दोनों अपराधियों की पहचान पांडे गिरोह के दीपक साव उर्फ ढोला और भारत पांडे उर्फ भरत सिंह के रूप में हुई है। वहीं गिरोह के 2 सदस्य अंशु सिंह और महावीर सिंह जख्मी बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर एसपी रेशमा रमेशन, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, सदर, पाटन, चैनपुर, सतबरवा समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों के इलाज के लिए एमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 25 से अधिक खोखा भी बरामद किए हैं। आप सबको बता दें कि दीपक साव और भरत सिंह झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल थे। धनबाद में रेलवे ने जरूरत से ज्यादा जमीन ली तो होगा आंदोलन, अरूप चटर्जी ने कहा। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर निर्माण की जद में आ रहे कुमार धुब्बी व मुगमा रेलवे स्टेशन के बीच रहने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सिवली बाड़ी काली मंडा पहुंचकर विस्थापितों से संवाद किया। फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में कम से कम लोगों को प्रभावित होने का भरोसा दिया। कहा कि यदि रेलवे ने जरूरत से ज्यादा जमीन ली तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भी पहल की जाएगी। वहीं अरूप चटर्जी ने कहा कि डीआरएम आसनसोल व फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि कॉरिडोर निर्माण के लिए जरूरत के अनुसार ही जमीन ली जाएगी। इस मुद्दे पर वह 1 सप्ताह में रेलवे प्रशासन से बात करेंगे। रेलवे को 1 इंच भी अधिक जमीन नहीं लेने देंगे। इधर फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए रेल प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार नोटिस दे रहा है। कुछ दिन पहले रेलवे ने मुगमा से अतिक्रमण हटाया भी था। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज मंत्री रामदास सोरेन ने मांदर बजाकर किया उद्घाटन।
मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में रविवार को 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन बतौर मुख्य अतिथि और विधायक सीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। मंत्री रामदास सोरेन ने मांदर बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि खेल हमारी संस्कृति और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में किसी भी स्तर पर सफलता के लिए मजबूत आधार होना जरूरी है और इसमें स्कूली खेल प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो खिलाड़ियों को मंच प्रदान करती है। ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि विभाग सुनिश्चित करेगा कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा वह हम सभी के लिए गर्व की बात है।